हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। पिछली वीडियो में हमने सूक्ष्म शिक्षण के ऊपर चर्चाएं की थी। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत ही पुनर्बलन कौशल के ऊपर चर्चा करते हैं। तो जानते हैं हम पुनर्बलन कौशल क्या है। वीडियो के अंत में हम पुनर्बलन कौशल के ऊपर एक पाठ्य योजना मतलब लेसन प्लान भी आपको बताएंगे। पुनर्बलन कौशल, जिसे अंग्रेजी में से स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट कहा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पुनर्बलन कौशल क्या है। तो पुनर्बलन कौशल से तात्पर्य ऐसे उद्दीपकों का प्रयोग करने से होता है जिनके कारण किसी प्राणी की अनुक्रिया में परिवर्तन आ जाता है या वह संशोधित हो जाती है। मतलब उद्दीपक के द्वारा प्राणी की जो शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं उन्हें कम या संतुष्ट किया जा सकता है, जिसके द्वारा भविष्य में अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर हम इसे आसान शब्दों में समझें तो पुनर्बलन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें छात्र यदि कोई शिक्षण कार्य कर रहा है तो शिक्षक उसे शाब्दिक और अशाब्दिक रूप से पुनर्बलित करता है। इससे बालक की प्रतिक्रिया शक्ति को बढ़ावा मिलता है। मतलब शिक्षक का ऐसा व्यवहार जिससे छात्रों को शिक्षण कार्य और प्रश्नों का सही उत्तर देने में प्रोत्साहन मिलता हो। पुनर्बल जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि कक्षा में ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कि शिक्षकों के प्रश्नों का उत्तर देते रहते हैं। वे अपने व्यवहारों की सामाजिक मान्यता भी चाहते हैं। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सदैव शिक्षक द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने के प्रति ऐसे छात्र उत्सुक रहते हैं और वे अपने द्वारा दिए जाने वाले प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वे सही होने तथा अपनी अनुक्रिया का जवाब जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। जब शिक्षक उनके प्रति प्रसन्नता दिखाता है तो वे और ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं और हमेशा बढ़ चढ़कर क्लास में हिस्सा लेने लगते हैं। शिक्षक उनके कार्य के प्रति प्रसन्नता दिखाता है, मतलब यहाँ पर शिक्षक उन्हें पुनर्बलित कर रहा है। और जब भी विद्यार्थियों को पुनर्बलित किया जाता है तो वह कक्षा में अपना ध्यान देते हैं और बढ़ चढ़कर शैक्षणिक कार्य में हिस्सा लेते हैं। लेकिन ये जो पुनर्बलन होता है यह पुनर्बलन भी शिक्षकों के द्वारा दो प्रकार से दिया जाता है। मतलब पुनर्बलन यह दो प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक पुनर्बलन जिसे सकारात्मक पुनर्बलन भी कहते हैं। दूसरा होता है ऋणात्मक पुनर्बलन जिसे नकारात्मक पुनर्बलन भी कहते हैं। धनात्मक पुनर्बलन की सहायता से हम वांछित व्यवहार को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जबकि नकारात्मक पुनर्बलन की सहायता से हम अवांछित व्यवहारों को दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। ये दोनों पुनर्बलन हमेशा कक्षा में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करते हैं तो जो छात्र होते हैं वह अधिक उत्सुक हो जाते हैं। ऋणात्मक पुनर्बलन का भी हम अगर सही तरीके से कक्षा में प्रयोग करें तो छात्रों को ऋणात्मक पुनर्बलन भी आगे बढ़ने के लिए बल देता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे बालक होते हैं जो संकोची प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे में हम उनसे किसी बच्चे को जो संकोची प्रवृत्ति वाले होते हैं उनमें से किसी बच्चे को उत्तर देने के लिए खड़ा करते हैं। यदि बालक गलत भी उत्तर दे रहा है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, किंतु गलत को गलत ना कहकर यह कहे कि आप इस उत्तर को इस प्रकार से कह सकते हैं तो और अच्छा होता। तो ऐसा हम उन्हें ऋणात्मक पुनर्बलन के द्वारा भी उनका जो साहस है उसे और आगे बढ़ावा दे सकते हैं। तकनीकी रूप से हम ये कह सकते हैं कि शिक्षकों की सकारात्मक प्रतिक्रियाओं से विद्यार्थियों को पुनर्बलन मिलता है। इसीलिए शिक्षकों को चाहिए कि वे धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, जबकि ऋणात्मक पुनर्बलन का प्रयोग कम से कम करें, ताकि कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ सके। आइए अब हम देखते हैं पुनर्बलन कौशल के घटक, जिसे कंपोनेंट्स ऑफ द स्किल कहेंगे, जिसमें सबसे पहला घटक है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन।
जिसे पॉजिटिव वर्बल रेनफोर्समेंट कहा जाएगा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PVR कहा जाएगा। इसके बाद अगला घटक है नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, जिसे नेगेटिव वर्बल रेनफोर्समेंट कहेंगे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं NVR। इसके बाद अगला घटक है सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, जिसे पॉजिटिव नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट कहेंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म होगा PNVR। इसके बाद में अगले कंपोनेंट्स हैं नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, जिसे निगेटिव नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट कहेंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म होगा NNVR। अगला घटक है अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन, जिसे एक्स्ट्रा वर्बल रेनफोर्समेंट कहेंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म होगा EVR। इसके बाद में अगला घटक है छात्रों के उत्तर को शाम पट पर लिखना, जिसे राइटिंग प्यूपिल्स रिस्पॉन्स ऑन दी ब्लैक बोर्ड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे WPAB। उसके बाद में अगला कंपोनेंट्स है छात्रों के उत्तर को पुनः दोहराना एवं संरचित करना, जिसे कहेंगे रिपीटिंग प्यूपिल रिस्पॉन्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे R&R। अब हम इसे एक एक करके समझते हैं कि ये कंपोनेंट्स है क्या। सबसे पहला हमने घटक बताया था सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कक्षा के अंतर्गत जो विद्यार्थी होते हैं वे आंसर देते हैं, जवाब देते हैं। उस समय जैसे उनका जवाब आता है वैसे उन्हें पुनर्बलित करने के लिए हमें बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत अच्छे, इस तरीके से हमारे शब्दों के द्वारा हम उन्हें पुनर्बलित कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थी जो होते हैं वह बोलते वक्त अटकते हैं, सही से बोल नहीं पाते हैं। उस समय भी हम हमारे शब्दों के द्वारा उन्हें पुनर्बलित कर सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं, हाँ बोलिए, कोशिश कीजिए, सही कह रहे हैं आप, हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, और कौन बताएगा। इस तरीके से हम हमारे शब्दों से उन्हें पुनर्बलित कर सकते हैं। इसे ही शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन कहा जाता है। अगला कंपोनेंट है नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। जब भी कक्षा में छात्र कोई आंसर देता है उस समय अगर वह गलत बोल रहा है तो वहाँ पर हम उसे कह सकते हैं कि नहीं, आप सही नहीं कह रहे हैं, आपका जवाब गलत है। इस तरीके से हम उसे पुनर्बलित कर सकते हैं। लेकिन ये वाला घटक या ये वाला कंपोनेंट कक्षाओं में ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। इससे छात्र जो होता है वो पुनर्बलित न होकर उसका जो विश्वास होता है वह खंडित होता है। अगला घटक है सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। अब जैसे कि इसमें पहले ही है अशाब्दिक, मतलब यहाँ हमें जो पुनर्बलन देना है वह शब्दों के द्वारा ना देकर केवल संकेतों के द्वारा देना है। जैसे विद्यार्थी अगर कक्षा में जवाब दे रहा है तो ऐसे समय हम हमारी गर्दन हिलाकर सही का उसे इशारा कर सकते हैं। अपने चेहरे पर एक स्माइल लाकर उसके आंसर को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन के द्वारा बालकों को पुनर्बलित कर सकते हैं। इसके बाद अगला कंपोनेंट है अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन। जब कक्षा में विद्यार्थी जवाब दे रहा होता है उस समय शिक्षक यह उस जवाब को बहुत गौर से सुनता है। ऐसे समय में अगर बीच बीच में शिक्षक ने हाँ, इस तरीके से जब शब्द या वर्ड यूज़ किए तो ऐसे समय में उसे और प्रोत्साहन मिलता है। उसी तरीके से अगर विद्यार्थी जवाब देते वक्त बीच में कहीं रुक रहा है तो ऐसे समय भी जो शिक्षक होता है वह बोल सकता है कि हाँ हाँ बोलिए, बिल्कुल सही है, कोशिश कीजिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसे ही अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन कहा जाता है। इसके द्वारा जो विद्यार्थी होता है वह पुनर्बलित होता है और उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके बाद अगला घटक है छात्रों के उत्तर को शाम पट पर लिखना। कक्षा में विद्यार्थी जब भी जवाब दे रहा होता है अगर ऐसे समय शिक्षकों को वह बिल्कुल सही आंसर लग रहा है तो वह उसे शाम पट पर लिखना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी विद्यार्थी जवाब दे रहा है उसका आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है और वह अगली बार और बढ़ चढ़ कर कक्षा कार्य में हिस्सा लेने की कोशिश करता है।
तो इसीलिए छात्र अगर बहुत सही जवाब दे रहा है तो शिक्षकों को ये चाहिए कि उनके जवाब को वह श्यामपट्ट पर फिर से लिखे। अगला कंपोनेंट है छात्रों के उत्तर को पुनः दोहराना एवं संरचित करना। छात्र जब कक्षा में जवाब दे रहा होता है और वह जवाब बिल्कुल सही होता है तो ऐसे समय शिक्षकों को उसके आंसर को रिपीट करना चाहिए। उसने ही नहीं बल्कि जो कक्षा में अदर विद्यार्थी बैठे हैं उसके द्वारा भी उसके जो आंसर होता है उस सही आंसर को बार बार दोहराना चाहिए, जिससे कि छात्र पुनर्बलित हो सके। हमने ऊपर जितने भी घटकों के ऊपर चर्चा की उन सभी घटकों का पाठ योजना बनाते समय उपयोग किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि पुनर्बलन कौशल की एक पाठ योजना हम कैसे बना सकते हैं। कोई भी पाठ योजना बनाते वक्त सबसे पहले जो छात्र होता है वह छात्रों को अपनी जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है वो देनी होती है, जिसके लिए वो कैसे दें। सबसे पहले वह अपना नाम, मतलब वहाँ पर हेडिंग आएगी छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, उसी के लाइन में बिल्कुल सामने समय देना है। समय मतलब वह जो लेसन जितने भी मिनट का है वह मिनट वहाँ पर आपको डालने हैं। वैसे भी माइक्रो टीचिंग का जो भी मिनट होते हैं वह 5 से 7 मिनट होते हैं। उसके बाद में निचली लाइन पर जहाँ पर भी आपने छात्राध्यापिका का नाम लिखा है उसके नीचे महाविद्यालय का नाम आना चाहिए, मतलब आप जिस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं उसका नाम आना चाहिए। और उसी के आगे बिल्कुल जहाँ हमने समय लिखा है उसके नीचे कक्षा लिखनी चाहिए। कक्षा मतलब आप जिस कक्षा की पाठ योजना बना रहे हैं उस कक्षा को वहाँ पर लिखना चाहिए। उसके बाद में महाविद्यालय के नाम के नीचे विषय आना चाहिए। आप जिस भी विषय की पाठ योजना बना रहे हैं उस विषय को आपको वहाँ पर लिखना है। विषय के सामने कक्षा के नीचे आपको दिनांक डालना है, जिस भी दिनांक में आप वो पढ़ा रहे हैं। उसके बाद में विषय के नीचे आपको प्रकरण डालना है। प्रकरण मतलब आप जिस भी प्रकरण के ऊपर वह पाठ योजना बना रहे हैं। प्रकरण के बिल्कुल सामने कालांश डालना है, मतलब आप कौन से पीरियड में यह जो माइक्रो टीचिंग का लेसन है पढ़ाने वाले हैं। और फिर उसके बाद में उद्देश्य आएगा। उद्देश्य के अंतर्गत, जबकि हमने ये पुनर्बलन कौशल के ऊपर चर्चा की है इसीलिए उद्देश्य में वहाँ लिखा जाएगा पुनर्बलन कौशल का अभ्यास करना। उसके बाद में नीचे प्रस्तुतिकरण आएगा। प्रस्तुतिकरण देने के लिए हमें वह 3 कॉलम बनाने होंगे। सबसे पहले कॉलम को हम नाम देंगे छात्राध्यापिका का व्यवहार या छात्राध्यापक का व्यवहार। दूसरे कॉलम को हम नाम देंगे विद्यार्थियों का व्यवहार और तीसरे कॉलम को हम नाम देंगे घटक मतलब कंपोनेंट्स। इस तरीके से हम पूरी की पूरी पाठ योजना बनाएंगे। अब हम देखते हैं कि जो बनी हुई पाठ योजना है उसका एग्जाम्पल के रूप में हम आपको यहाँ बताते हैं। ये देखिए, इसके अंतर्गत सबसे ऊपर लिखा है पाठ योजना क्रमांक 1। उसके बाद में जैसा कि हमने पहले ही कहा छात्राध्यापिका का नाम, महाविद्यालय का नाम, विषय, प्रकरण, ये सारी उसकी नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन है वह दी गई है। उसके बाद में देखिए प्रस्तुतिकरण है। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत 3 कॉलम बने हुए हैं, छात्राध्यापिका का व्यवहार, विद्यार्थियों का व्यवहार और घटक। छात्राध्यापिका के व्यवहार के अंतर्गत जो भी शिक्षक है वह जो कुछ भी विद्यार्थियों से पूछ रहा है वह सारे उसमें क्वेश्चंस आएगी या जो भी आप वो विश्लेषण कर रहा है वो सारी चीज़ें आएगी। और विद्यार्थियों के व्यवहार में जो उसने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आएगा। फिर उसके नीचे बिल्कुल जो हमें पुनर्बलन करना है, पुनर्बलन जैसा भी जो भी हमें वहाँ परफेक्ट लगता है वो वहाँ पर देना है। जहाँ पर हमने पुनर्बलित किया है बिल्कुल उसके सामने वाली लाइन में जो घटक का कॉलम है वहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, मतलब हमने वहाँ पर कौन से कंपोनेंट का वापर किया। इसी तरीके से पूरी की पूरी पाठ योजना हमें बनानी है। ध्यान रखना है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट्स इसमें यूज़ किए गए हों। बस जो नकारात्मक पुनर्बलन होता है या ऋणात्मक पुनर्बलन होता है वह बहुत कम या ना के बराबर पाठ योजना में यूज़ किया जाता है। एक कौशल की साधारणतः 3 पाठ योजना बनती है, उसी के हिसाब से उनके जो उद्देश्य होते हैं वो उद्देश्य भी बदल जाते हैं। पहली पाठ योजना में हम लिखते हैं पुनर्बलन कौशल
कौशल का अभ्यास करना, उसका उद्देश्य लिखते हैं। दूसरी पाठ्य योजना में हम उसका उद्देश्य लिखते हैं पुनर्बलन कौशल का अभ्यास करना। तो तीसरी पाठ्य योजना का हम उद्देश्य लिखते हैं पुनर्बलन कौशल में दक्षता प्राप्त करना। इस तरीके से पूरी की पूरी पाठ्य योजना बनाई जाती है। पाठ्य योजना बनाने के बाद में एक अवलोकन निरीक्षण तालिका बनती है, जिसके अंतर्गत उस पाठ्य योजना में हमने जितने भी घटकों का प्रयोग किया है उन घटकों के नाम लिखे जाते हैं और बार बार उनकी जो आवृत्ति होती है वह आवृत्ति लिखी जाती है और उसके बाद में कुल मतलब टोटल उसका किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर यह अवलोकन की निरीक्षण तालिका है। इसके अंतर्गत ये जिसने भी पाठ बनाया है उसने जितनी बार जो कंपोनेंट यूज़ किया है उसकी उसने आवृत्ति भी दी है और उसकी कुल संख्या भी निकाली है और फिर लास्ट में उसका टोटल किया है कि उसने जितने भी कंपोनेंट्स है वो पूरे लेसन में कितने बार वापरे हैं। इस तरीके से कोई भी कौशल हो, जैसे कि हमने अभी पुनर्बलन कौशल के बारे में चर्चा की, तो उसके अंतिम में निरीक्षण तालिका बनाई जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में अगले कौशल के साथ। धन्यवाद।